आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कुल 24 प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, कैबिनेट में जितनी चर्चा होती है उतना ही बेहतर फैसला होता है। पंद्रह महीने से कमरे में बंधक बनाकर रखे गए मां बेटे, बोकारो पुलिस एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। जामताड़ा समाहरणालय सभागार में लगाया गया जनता दरबार, डीसी के पास 75 समस्या लेकर पहुंचे लोग, कई का हुआ ऑन स्पॉट समाधान। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी और कोयलांचल धनबाद विश्वविद्यालय और अभिबुद्ध महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों में पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। पुनर्गठन के बाद शैक्षणिक के 38 नए पदों को सृजित किया गया है। वहीं गैर शैक्षणिक में 239 पदों को प्रत्यर्पित किया गया है। कुल 371 अतिरिक्त मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति और आउटसोर्सिंग से की जाएगी। कैबिनेट से मिली मंजूरी की पूरी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना ददेल से सुनिए। मैं तो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में, पुनर्गठन में जो शैक्षणिक में 38 नए पदों को सृजित किया जाना है, गैर शैक्षणिक में 249 पद जो हैं वो प्रत्यार्पित हो रहे हैं और 371 अतिरिक्त पद मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा। इससे टोटल जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके फलस्वरूप 3,89,49,600 रुपये मात्र का अतिरिक्त वार्षिक भार अनुमानित है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक में। और बाह्य स्रोत से जो लिए जाएंगे उसमें 5,35,30,54 रुपये। दूसरा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से परिनियम अमेंडेड स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड कार्डर स्ट्रक्चर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ्स in the university headquarter and their allied officers including constituent autonomous colleges 2024 में संशोधन करने के संबंध में। जो संशोधन है वो चाइल्ड केयर लीव अनुमान्य किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के महिला शिक्षकेतर कर्मियों एवं पुरुष शिक्षकेतर एकल पुरुष शिक्षकेतर कर्मियों को कुल 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश अनुमान्य करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 3 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से यह भी समरूप है। इसमें राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक तथा पदाधिकारी एवं एकल पुरुष शिक्षक एवं पदाधिकारी को चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश अनुमान्य करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा मुद्दों पर राज्य की ओर से जवाब दायर करने पर सहमति बनी। इन्होंने आगे कहा, कैबिनेट में जितनी चर्चा होती है उतना ही निष्कर्ष निकलता है। बैठक में सरांडा जंगल को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को देखते हुए यह मुद्दा कैबिनेट एजेंडे में अहम रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरांडा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों के जल जंगल जमीन और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथ ही घाटशिला उपचुनाव और पार्टी उम्मीदवारों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। कैबिनेट की बैठक है, चर्चा तो होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। जितनी चर्चा होगी उतना कई निष्कर्ष आते हैं। तो इस विषय पर सारंडा को लेकर के चूंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है, इसलिए चर्चा हुआ और ये बात सहमति बनी। सबसे पहले
सारंगा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विषय को लेकर है, वहाँ के जल जंगल जमीन को लेकर। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए या ना निकाले जाए। वन अधिकार कानून उनका संरक्षित रहे, विस्थापन ना हो, और सरकार चाहे वो केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, वो सभी योजनाओं का लाभ वो ले पाए। और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जिस तरीके से सैकड़ों वर्षों से वो सारंगा के जंगलों में रहते आए, अपना जीवन यापन सामान्य जीवन यापन जैसा करते रहे हैं वैसे करते रहे, पता चल जाएगा। चिंता क्यों करते हो? जब प्रचार प्रसार होगा तो कहाँ कहाँ कौन कौन खड़ा होगा ये सब तो पता चले जाएगा, उसमें क्या छुपाना। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही इन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज रांची के सोहराय भवन में अपनी केंद्रीय समिति की विस्तृत बैठक बुलाई है। अब मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इसी बैठक में केंद्रीय अध्यक्षता के रूप में हेमंत सोरेन बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। आज ही एनडीए का लिस्ट आया है और मैं समझता हूं एक आध दिन में कल तक इधर से भी लिस्ट आ जाएगा, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम लोगों की बैठक भी कल है, उसमें हम निर्णय ले पाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आप लोगों के सामने वो बातें रखी जाएंगी। हम किस तरह से बिहार चुनाव में शिरकत करेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, घाटशिला चुनाव में हम किसको उतारेंगे, इन सभी मुद्दों पर अपने कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करके माननीय मुख्यमंत्री, मुझे लगता है इसकी घोषणा कल शाम तक परसों तक 1-2 दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कौन कहता है बहुत अच्छा है, वो उनकी पार्टी के लोग बोलते होंगे। अब भाजपा नेता से पूछिएगा तब तो वही बोलेंगे एनडीए वालों से। लेकिन क्या कितना विद्रोह है, कितना फजीहत हो रहा है, आप देखिए उठाकर सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। बहुत अपमानजनक बातें भी उनके नेताओं के बारे की जा रही हैं। तो विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर एनडीए घटक दल के अंदर में है, जो उनके लिए। अब बीजेपी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत रामगढ़ विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर देश के आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अभियान सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आयोजित का निर्देश है। उसी निर्देश के तहत झारखंड में भी पूरे विधानसभा क्षेत्र वाइज आत्मनिर्भर संकल्प अभियान चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत आम जनता की सबसे बड़ी जो ताकत है, तो इसमें जोड़कर जन आंदोलन का रूप है। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए एक जन आंदोलन चला था, उसी तरह भारत आत्मनिर्भर विकसित भारत बने, इसके लिए जन आंदोलन बने, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि किसी समय भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा है, आज फिर से सोने की चिड़िया देश। तो ये स्वदेशी और स्वावलंबन को हमेशा हमें जागृत करना होगा। अगर भारत फिर से सोने की चिड़िया का देश बनाना है तो हमें स्वदेशी और स्वावलंबन का मंत्र को जगाते रहना होगा, क्योंकि भारत में वो क्षमता है कि हम दुनिया का नेतृत्व कर सकें। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में, चाहे सुई से लेकर सेना के उपकरण हो, बाइक से लेकर कार हो, ड्रोन हो, या मेडिकल डिवाइसेस हो, या फिर कपड़ा से लेकर खिलौना तक, आज मेक इन इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लोकल पर
और झारखंड के बोकारो से एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 15 महीने से मां बेटे को कमरे में बंद कर कैद कर दिया गया था। घटना तब उजागर हुई जब एक सामाजिक संस्था को इस मामले की भनक लगी। मामला ये है कि 71 वर्षीय बूढ़ी मां और उसके 48 साल के बेटे को बीते 15 महीनों से एक कमरे में बंद रखा गया था। बताया जा रहा है कि मां बेटे को किसी अन्य जगह से सेक्टर 6 थाना क्षेत्र लाया गया और कमरे में बंद कर बाहर से ताला जोड़ दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतने लंबे समय तक किसी पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। घटना तब उजागर हुई जब एक सामाजिक संस्था को इस मामले की भनक लगी। संस्था ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी बोकारो ने बताया कि अभी हम आगे की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। यहाँ पर तलाक हो गया। अब तलाक के बाद ये सब मामला बना, लेकिन तलाक अभी नहीं हुआ। हमको ऐसा लगता है तलाक नहीं हुआ। मेरा पिंकी का तलाक हमको लगता है नहीं हुआ। पिंकी कौन है? ये हमारे जीवन में दो पिंकी है और दो ससुराल है। कल सेक्टर 6 थाना अंतर्गत थाना को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अशोक सिंह नामक एक व्यक्ति हैं, 3D सेक्टर 3D के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक संतोष सिंह और उनकी मां, उनका नाम है सीता देवी। संतोष सिंह उम्र 48 वर्ष है और उनकी मां सीता देवी, उनका उम्र 70 वर्ष है। उनको बंधक बनाकर तकरीबन जुलाई 2024 से ही रखा गया था उस घर में, सेक्टर 6 में, 6D में क्वार्टर में रखा गया था बंधक बना करके। जो अभी प्रारंभिक जांच में जो पता चला है वो ये मामला था कि संतोष सिंह को अशोक सिंह के द्वारा कुछ पैसे से मदद किया गया था। उनका कुछ कोर्ट में कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कुछ चल रहा था, उसमें उनको मदद किया गया था। उसी पैसे के बकाया को लेके कितने दिनों तक उनको बंधक बना के रखा गया था। तो हम लोगों के द्वारा FIR दर्ज करके और उसमें अगर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अशोक सिंह अभी चीराचार के किसी एक मामले में पूर्व से अभी जेल में है। तो हम और धनबाद में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद एसएसपी ने बताया कि सितंबर माह में पूरे जिले में कुल 708 कांड निष्पादित किए गए हैं। मीटिंग तो पहले से निर्धारित था। 14 तारीख को शाम में क्राइम मीटिंग होना है, ये तो पहले से ही निर्धारित है। तो इसका सुबह की उपलब्धि से इस मीटिंग में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस क्राइम मीटिंग में जो हमेशा की तरह दिशा निर्देश दिया जाता था, इस बार उसमें कुछ नए टारगेट ऐड किए गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो केस का डिस्पोजल की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर हो गई है। अभी इस महीना भी लगभग 800 केस का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप धनबाद जिला में पेंडेंसी पर पहली बार 2500 के नीचे आ गई है। और जो टारगेट हमारा है कि एंड ऑफ दिसंबर में 2000 से नीचे ले आना है, वो ऑन ट्रैक हम लोग चल रहे हैं, वो टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इस बार जो टास्क दिया गया है विशेष करके वो है कि हर एक अपराधी का, चाहे वो किसी भी धारा के अपराधी हो, हर एक अपराधी की प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के आधार पे उसका सत्यापन करना हो, डोसियर खोलना हो, सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोलना हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है वो हम लोग करेंगे। ये एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी साइबर कैफे और सभी CSP संचालक को चिन्हित करेंगे, उनका पूरा डिटेल निकाल करके थाना में रखेंगे और सभी को जा करके नोटिस देंगे और फिजिकली जाके बोलेंगे कि अगर कोई भी आपके यहाँ कैश दे करके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने आता है तो उसका पूर्ण विवरणी, फुल डिटेल रखना है, नाम, फोटो खींचना है, आधार कार्ड लेना है, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और सारी डिटेल, और उनको एक कॉपी थाना में देनी है और अपने पास भी उसको जमा करके रखेगा। जब भी पुलिस को आवश्यकता होगी उसको वहां से पुलिस को देना है। और अभी जो 4 CSP संचालक जेल गए हैं उनको हम लोग कोर्ट से परमिशन लेकर के उनका साइबर कैफे जो भी उनका जहां संचालित हो रहा है उसको सील किया जाएगा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक सफलता मिली है और लातेहार जिले के बालूमात थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने TSPC के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। अखूटी में आज आदिवासी संगठनों ने आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया, जिसमें कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
और जामताड़ा समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में डीसी जामताड़ा ने 75 से अधिक मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया और बता दें कि उपायुक्त रवि आनंद ने जनता दरबार लगाकर जिलेवासियों की फरियाद को सुना। इस दौरान 75 फरियादियों ने अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त के समझ में पहुंचे थे, जिसमें मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जमीन विवाद, अवैध कब्जा सहित मामले आए। सभी पर सुनवाई हुई। समाहरणालय सभागार परिकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 की संख्या में लोग हमारे समक्ष उपस्थित थे, अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। ज्यादातर समस्याएं मुहैया योजना से संबंधित है, कन्यादान योजना से संबंधित है, किशोरी योजना से संबंधित है। कुछ मामले भूमि विवाद के थे, कुछ मामले बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित थे, भू आवास के किस्त का भुगतान न होने से संबंधित है। सभी संबंधित समस्याओं को सुना गया और सभी संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए। जो तत्काल सहायता की जा सकती थी, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाना या फिर पेंशन चालू करवाना, वैसी समस्याओं का हल ऑन द स्पॉट किया गया। आज की जनता दरबार सबसे गंभीर से एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, वो उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको हमने बताया कि एसडीओ साहब के कोर्ट में न्यायालय में जो है केस करेंगे और न्यायालय के द्वारा जो है समुचित आदेश पारित कर उनको जो है न्याय दिया। और जामताड़ा के नारायणपुर और महिजाम थाना क्षेत्र में जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 44,900 रुपए बरामद किए गए, 11 मोबाइल, 14 सिम, 1 आधार कार्ड और 1 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। ये टीम बनाई गई और इस टीम के द्वारा जो है मिहिजाम एरिया में जियाजोरी के पास से एक नशीम अंसारी नाम का व्यक्ति जो है वो साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। दूसरा रेड हमारा नारायणपुर एरिया में हीरापुर में लिप्टस का पेड़ वगैरह है, जहां पर पलाश का पेड़ है। तो उस जगह से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सद्दाम अंसारी जो करमाटाड़ के रहने वाले हैं और एक है वीरेंद्र मंडल जो कि मोहनपुर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और विधिवत रूप से जब इनसे पूछताछ भी की गई और जब जब्ती सूची बनाई गई, तो इनके पास से कुल तीनों साइबर क्रिमिनलों से हमें 11 मोबाइल जो है वो रिकवर हुआ है, जो कि साइबर क्राइम में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से 14 सिम कार्ड बरामद हुई है, एक एटीएम कार्ड मिली है, आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 44,900 रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है और कुल मिलाकर के इनके विरुद्ध में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये पूर्व में भी साइबर क्राइम में। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार पहुंची हैं। वहां उन्होंने बयान दिया कि मैं बिहार आई हूं, बिहार की धरती को प्रणाम करती हूं। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है। बिहार में हर तरफ बहार है और विकास कार्यों की भरमार है और निश्चित रूप से इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। और पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। हमने सबसे पहले सीट बंटवारे की घोषणा की और अब उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अभी मैं जेडीयू कार्यालय जा रहा हूं और वहां हम नामांकन की तैयारी करेंगे। सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया
और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का। और पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टी सदस्यों ने फैसला कर ये लिया है, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि मुझे सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करना है और इस पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। एनडीए पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। जब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की यही स्थिति है। सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जाने माने डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं और तारापुर में उन्हें घेर लिया जाएगा। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। अब पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो नीतीश कुमार से चर्चा के बाद ही होता है। वे सबसे चर्चा करके ही निर्णय लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लगाते हैं। आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार हैं उस चुनाव को लेकर के, तो उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। कहां से फुटवा जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है, सब उनसे डिस्कस। और सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। इसको लेकर दिल्ली में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए गठबंधन में छोटे मोटे विवाद आज या कल में सुलझ जाएंगे। वहीं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता है और हमें विश्वास है कि उनकी शिकायतों का समाधान दिल्ली नेतृत्व जल्द ही कर लेगी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में कहा कि अगर कोई भी उत्साह और उमंग से इस त्योहार में रंग भर डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसके लिए खुली हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगाई जाएगी। इसलिए त्योहारों और उत्साह के टाइम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वरियों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो,
सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंग। और दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा है कि मैं सभी दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि अपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार का प्रयास सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखे के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करता हूं। अब हम बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा। और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला। दिल्ली में अब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि ये ग्रीन पटाखे हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए हम एक बैठक बुला रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं। बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।